इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें दो शाखाओं में कौन कौन सी चीज़ें मापी जाती हैं, इसमें कौन कौन सी शाखाएँ हैं? इसमें बड़े क्षेत्र को लिया जाता है, जैसे जलवायु हो गया, कृषि हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई, तो वो किस में आएंगी? समष्टि अर्थशास्त्र में। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या आएंगे? छोटे क्षेत्रों को जिसमें मापा जाए, जैसे किसी कंपनी को मापना है, ठीक। अगर हम जनगणना की बात करें किस में आएगा? जनगणना माइक्रो में आएगा या मैक्रो में आएगा? मैक्रो में आएगा, क्योंकि जनगणना एक बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है। तो देखो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है? हमें पढ़ना है, पहले को अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, हमें पढ़ना है राष्ट्र से संबंधित, जैसे राष्ट्रीय आय। उसके बाद अगर हम बोले तो अगला टॉपिक आप लिख लेना पंचवर्षीय योजनाएं। स्टार्टिंग यहीं से होती है, पंचवर्षीय योजनाएं। अगला टॉपिक लिख लेना मुद्रास्फीति। मुद्रा अपस्फीति। इंग्लिश में किसी को पूछना हो पूछ लेना। उसके बाद आप लिख लेना बैंकिंग या बाजार लिख लेना। उसके बाद आप लिखना बैंकिंग। अगला लिख लेना शेयर बाजार। और बैंकिंग में दोनों आ जाएंगे, नॉन बैंकिंग सेक्टर भी और बैंकिंग सेक्टर भी, NBFC। शेयर बाजार नवा लिखना। इंश्योरेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? इंश्योरेंस ही बाजार। इंश्योरेंस बाजार क्या चीज? ये वाला फिफ्थ वाला, इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, लिख देंगे ना इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इसे डिफ्लेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका 10वां लेना कृषि। जनसंख्या हो सकता है आपके नए आंकड़े आ जाएंगे। और वन इतना लिख लेना, ठीक है। मेन में टॉपिक यही सारी है। इसे एग्रीकल्चर बोलेंगे, इसे क्या पॉपुलेशन। बाकी जो आप समझ में ना है वो पूछ लेना। समष्टि अर्थशास्त्र हमेशा किस क्षेत्रों के बारे में बताता है? बड़े क्षेत्रों के बारे में। जैसे अगर हम पर्यावरण के किसी क्षेत्र के बारे में जानना है तो कौन से शास्त्र में आएंगे? मैक्रो इकोनॉमी। और अगर हमें किसी घर की या किसी फैमिली की बैकग्राउंड जाननी है, उसका इकोनॉमी जाननी है तो माइक्रो में आएंगे, ठीक है। जैसे कि एक घर में कितने लोग हैं, उनकी आय कितनी है, तो वो किससे हम मापेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हमें किसी गांव की आय मापनी है तो किस में आएंगे? तो मैक्रो में आएंगे। गांव एक बड़ा क्षेत्र हो गया थोड़ा, ठीक है। फैमिली क्या है? छोटा क्षेत्र है। गांव क्या है? बड़ा क्षेत्र है। तो बड़े क्षेत्र को जब भी मापना होगा किस में आएंगे? किसी कंपनी की या फर्म की अगर हम इकोनॉमी देखनी है, तो अगर कोई कंपनी देखनी है या फर्म देखनी है तो किस में आएंगे? किसमें? माइक्रो में, क्योंकि कंपनी और फर्म की क्या छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ, जो भी सेक्टर होते हैं छोटे छोटे, हम उसमें किस में आएंगे? जैसे अगर हम कोई खनन कार्य देखना है, खनन किस में आएगा?
के थ्रू ही तो होगा। अगर हम खनन करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो माइनिंग किस में आएगी? माइनिंग किसी कंपनी के थ्रू, जैसे कोल कंपनी है, कोयले की माइनिंग करती है, तो उसकी अगर हमें जीडीपी कुछ भी इकोनॉमी देखनी है तो किस में आएंगे? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो कोई अगर कंपनी देखनी है और या कोई ऐसी चीज़ देखनी है, कोई फॉर्म वगैरह, तो हम किसका यूज करेंगे? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। लेकिन अगर कोई बड़ा क्षेत्र देखना है तो बड़ी मैक्रो इकोनॉमी का यूज करेंगे। तो पहले सेकंड डालूंगा समष्टि अर्थशास्त्र। क्या चीज? ये बंद, हमने बोला भी था आपको बंद रिपोर्ट भेज देंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा एग्जाम के चक्कर में चले गए, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया था। पहले डालते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र। क्या चीज? क्या चीज? ज़्यादातर बच्चे तो पढ़ ही चुके हैं। देखो, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि जब बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया है, पहले तो आप इकोनॉमी समझो, इकोनॉमी क्या होती है? कोई बताएगा इकोनॉमी का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? हाँ, धन का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। क्योंकि अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, और शास्त्र का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो अगर धन का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन में पूछ ले तो आप बता सकते हैं डेफिनेशन क्या होगी? धन का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। और इसके पिता कौन है? एडम स्मिथ। बुक का नाम बताएंगे? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, लिखो। हाँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, इकोनॉमी बोलते भी देखो, धन का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना, धन का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। देख लिया? आगे लिखो। देखो, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। भारत में कौन है अर्थशास्त्र के पिता? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ध्यान रखो। क्या चीज? हाँ, कांग्रेस के टाइम में थी एम विश्वेश्वरैया। इन्हें बोला जाता है भारत में इकोनॉमी के जनक। ठीक है, इसके अलावा इनसे पहले भी थे दादा भाई नेहरू जी, लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत में एम विश्वेश्वरैया ने, जिनको क्या बोला जाता है? भारत की इकोनॉमी का जनक। और इन्होंने भारत में इंजीनियरिंग की भी शुरुआत की थी, तो इंजीनियरिंग के पिता भी इनको बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट। वो वर्ल्ड के हैं। हाँ, वो वर्ल्ड के हैं। अगर भारत के लिए बोला है तो एम विश्वेश्वरैया। देखो, भारत में इकोनॉमी के जनक या अर्थशास्त्र के जनक एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। और इंजीनियरिंग के भी जनक है, ये ध्यान रखना। एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है और एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। अब डालेंगे, देखो, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। एक है समष्टि अर्थशास्त्र, और एक है आपकी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक है समष्टि और एक है सूक्ष्म।
तो आप ऐसे ही बना के लिख लेना दोस्तों। इधर लिख लेना, इसमें कौन से क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? बड़े क्षेत्रों का। इसमें कौन से क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? छोटे क्षेत्रों का। इसमें बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। बड़े क्षेत्र कौन कौन से आएंगे? जैसे बताओ भाई। जैसे कृषि हो गया, जनसंख्या हो गया, और इसके अलावा मुद्रास्फीति हो गई, और राष्ट्रीय आय हो गई, और गरीबी हो गई, और इसके अलावा अरे एक दो टॉपिक और रहेंगे, तो वो लास्ट में आप लिख लें, गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, तो गरीबी और बेरोजगारी मापने का तरीका क्या होगा? समष्टि अर्थशास्त्र, गरीबी और बेरोजगारी। और गरीबी बेरोजगारी किसी छोटे क्षेत्र में नहीं मापते, हम बड़े क्षेत्र को लेते हैं। जैसे हमें देश में देखते हैं कि गरीबी है या अमीरी है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी पूरे देश की ही निकाली जाती है। इसके अलावा और कोई क्षेत्र आ सकता है? बताओ कुछ सोच के। क्या जी? पर्यावरण भी इसी में है, वन भी इसी में है, क्योंकि वन भी तो बड़ा क्षेत्र है ना। पर्यावरण वन हो गया, क्या जी? आयात निर्यात हो गया, वो भी सब इसी में आएगा। यानी अगर हमें कोई बड़ा क्षेत्र देखना है तो आप ध्यान रखोगे किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसका? समष्टि अर्थशास्त्र। और अगर हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें छोटे छोटे क्षेत्रों को देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें छोटे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। छोटे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। जैसे बताओ, कोई परिवार हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई समूह हो गया, लोग समूह में भी तो काम करते हैं, कोई समूह हो गया। तो ऐसे छोटे क्षेत्रों का अध्ययन किससे करेंगे हम? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के माध्यम। तो दो शाखाएं हैं, ये ध्यान रखना। एक कौन सी शाखा है? समष्टि, और एक कौन सी है? सूक्ष्म। आप इंग्लिश में ध्यान रखना, थोड़ा अधिक सा लगता है। मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो में कौन कौन से आएंगे? बड़े क्षेत्र। माइक्रो में कौन कौन से आएंगे? छोटे छोटे क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम बढ़ते हैं। अब हम बताओ राष्ट्रीय आय पढ़ाएं पहले या पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाएं? दोनों एक दूसरे के लगभग आसपास होंगे। चलो पहले डालना पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। बताएगा पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई है भारत में? 1951 से। लेकिन उससे पहले की शुरुआत हुई थी कहीं पर, रशिया में। कौन सी सरकार थी? पुतिन की। पुतिन की तो गवर्नमेंट कब है? किसकी गवर्नमेंट थी उस समय? नहीं, लेनिन की नहीं थी। लेनिन की तो क्रांति हुई थी रूस की, स्टालिन की सरकार। ठीक है, हाँ, 1923 की बात है। 1923 में सरकार किसकी? स्टालिन की। तो विश्व में अगर बात किया जाए तो फ्रांस में
स्टॉलिन ने सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को शुरुआत की थी। ठीक है, स्टॉलिन ही है, चेक मत करो। कहाँ पे स्टार्ट की थी? फ्रांस में। और फ्रांस से ही पूरे वर्ल्ड में ये पंचवर्षीय योजनाएं फैल गई। अगर हम बात करें, चाइना ने इसको 1929 में ही अपना लिया था। चाइना ने 1923 में स्टार्ट किया और चाइना ने इसको 1929 में ही अप्रॉक्स अपना लिया था। लेकिन भारत की अगर बात करें तो आप ध्यान रखोगे, भारत में कब ये स्टार्ट हुआ है तो आप याद रखो 1951 में। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। तो पहले देखो विश्व में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, विश्व में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत फ्रांस में स्टॉलिन, यस वो सॉरी रसिया हाँ सॉरी रसिया, रूस में स्टॉलिन की सरकार के द्वारा की गई। स्टॉलिन की सरकार के द्वारा की गई। रसिया सही है, स्टॉलिन की सरकार के द्वारा की गई। और रसिया में ही क्रांति हुई थी, लेकिन वो लेनिन के समय हुई थी। व्लादिमीर लेनिन नाम था शायद पूरा। देखो चाइना ने इसे 1929 में, एक बार ये सन चेक करना है, 1929 से 1931 है, एक बार चेक कर लेना। शायद ये याद है 1931 चीन के द्वारा अडॉप्ट किया गया। आप सन छोड़ देना, यहाँ पे 1900 लिख के छोड़ देना, ये शायद 31 है, मुझे याद है। देखा सार्थक? अच्छा, देखा बहुत टाइम लगा रहे। चलो संग कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो, इसके बाद में देखेंगे तो बता दो। मुझे याद है 1931 से देखो चाइना ने इसे अपनाया, तो रसिया के बाद किसने अपनाया है? चाइना ने। ठीक है, सेकेंडली किसने अपनाया ना? चाइना ने। आगे और भारत में कब अपनाया गया? 1951। देखो भारत में 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। भारत में 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो की गई कब से? 1951 से। चली गई यार। तो पहला डाल फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कब से कब तक है भाई बताओ? 1951 से 1956 तक। क्या चीज? चाइना का 1953 नहीं, वो गलत दे रहा है, वो हम देख लेंगे, वो गलत दे रहा है गूगल पे। देखिए 1953 से उन्होंने पंचवर्षीय योजना अपनाई और नियोजित विकास पहले अपनाया। ना वो गलत दे रखा है। 1929 में अडॉप्ट, 1931 में शायद 1929 में अडॉप्ट कर लिया था। उससे पहले वो रिपब्लिक ऑफ चाइना थे ना, उनमें भी वहाँ पर आंदोलन हुआ, चेंज हो गया, वहाँ पर गवर्निंग बॉडी चेंज हो गई थी ना 1949 में। मैं चेक करके बता, उसमें शायद मुझे लगा गलत दे रखा है। नहीं, वो 3 साल का गैप है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आएगी, फिर 5वीं आएगी। कितनी हो गई? 2, फिर 2 साल का गैप है। ठीक है, उसके बाद छठी आएगी, फिर 7वीं आएगी। तो छठी 7वीं कितने साल हो गए? मतलब तो कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई? 2, फिर 2 साल का गैप है। तो आप गैप जरूर याद रखो, गैप कई बार पूछा जाता है। ठीक है, पहले हाँ योजना अवकाश बोलते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी कितनी हो गई? 3 साल के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं, फिर 2 साल का गैप, फिर 5, छठी 7वीं हो गई, कितनी हो गई? 2, फिर 2 साल का गैप। तो
ऐसे याद रखोगे, पहले 3 पंचवर्षीय योजनाएं 3 साल का गैप, फिर अगली 2 पंचवर्षीय योजनाएं फिर 2 साल का गैप, फिर अगली 2 पंचवर्षीय योजनाएं फिर से 2 साल का गैप। ठीक है, मतलब 3 के बाद 3 साल का, 2 के बाद 2 साल का, फिर 2 के बाद फिर 2 साल का। तो ये क्रम है याद करने का। वैसे आप रट नहीं सकते कि कौन सी के बाद कब हुआ है, आपको ये नहीं याद रखनी, आपको ऐसे याद रखना कि पहले 3 के बाद 3 साल का, फिर अगली 2 साल के बाद 2 साल का, फिर अगली 2 साल के बाद फिर 2 साल का। और इन गैपों के भी रीजन रहे हैं, वो रीजन बताएंगे आपको जो पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, वहां से पूछता है पहली चीज इसका मॉडल किसने दिया है, सार्थक बताओगे आप बताओ शिवांगी। हेरोल्ड डोमर ने मॉडल दिया है, इसका मॉडल किसने दिया है, हेरोल्ड डोमर। पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसका मॉडल किसने दिया था, हेरोल्ड डोमर। और हेरोल्ड डोमर ने ये बताया था पहली पंचवर्षीय योजना में कि अगर किसी देश को बिल्कुल स्टार्टिंग से उठना है तो सबसे पहले सब जो देश की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना होगा। और उस समय सबसे पहली ज़रूरत क्या थी भारत की, खाद्यान्न, क्योंकि खाने के लिए ही नहीं था भारत में, क्योंकि ज़्यादातर कौन लूट के ले गए, अंग्रेज। तो सबसे पहले भारत को खड़ा करना था किसमें, अपने पैरों पर। और पैरों पे खड़ा होने के लिए क्या चाहिए, खाना। और खाना किससे आएगा, कृषि से। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया था, क्या रखा गया था, कृषि। तो ध्यान रखेंगे, मॉडल किसने दिया था, हेरोल्ड डोमर। उद्देश्य क्या रखा गया था, कृषि। और आपसे पूछेगा लक्ष्य कितना रखा गया, कोई बताएगा कि कितना लक्ष्य रखा गया है, जीडीपी को कितना % करने का। शिवांगी आप बताएंगे। शिवांशी आपका नाम है, आपका नाम क्या है, आपका शिवांशी है, और आपका, हाँ अच्छा कनक। आप बताओ, आप दोनों लोग पढ़े हुए हो। 2.1 रखा गया था, और जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, तो ये 3.5 के लगभग प्राप्त हुआ था, 3.3 ही लिख लो लगभग। कितना प्राप्त हुआ था, तो आप देखो कितना था, 3.6 है ना, हाँ लगभग ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखो कितना लक्ष्य रखा गया है पंचवर्षीय योजना के लिए, एक 2.1 लाने का, और कितना प्राप्त हुआ था, तो आप बताओ सफल है या असफल है, सफल योजना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कैसी थी, सफल योजना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कैसी थी, सफल। अब आपसे यहाँ से पूछता है कि इसमें काम क्या क्या हुआ। अब आप बताओ इसमें मेन किस पे फोकस किया गया है, तो कृषि के लिए जरूरत किसकी होती है, पानी की। पानी की तो सिंचाई, पानी के सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होगी ना, और पानी किससे बांध रोका जाता है, बांधों से। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े बांध बनाए गए, कौन कौन सा, भाखड़ा नागल, हीराकुंड और मैट्यूर, 3 बांध बनाए गए। पहला बांध कब बनाया गया था, 1951 की पंचवर्षीय योजना में पहला बांध है भाखड़ा नागल। उसके बाद हीराकुंड, और उसके बाद मैट्यूर बांध। भाखड़ा नागल कहाँ है और कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। और कहाँ पर है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे ही। ठीक है, तो याद रखना कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर। और किस पर है, पंजाब और हरियाणा। हीराकुंड बांध महानदी पर, कहां पर है, उड़ीसा में। कहां पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट बताओगे आप, मैट्यूर बांध कहां पर, कावेरी नदी पर और तमिलनाडु में। ठीक है, लिखो।
तो तीनों बांध याद रखोगे। पहला बांध भाखड़ा नाला, उसके बाद हीराकुंड, उसके बाद मैट्यूर, तीनों बड़े बांध बनाए गए। और इस बांध को जब इंस्पेक्शन करने गए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने यहाँ पे बोला था ये क्या है, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ठीक है, ये कोटेशन कई बार पूछा भी गया कि किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर बोला है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो यहाँ नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। बोले लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर बोला, आधुनिक भारत के मंदिर बोला। अब देखो इसके अलावा क्या क्या काम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में पहली बार सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया गया सामूहिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। कब स्टार्ट हुआ, 1952 में। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसके तहत सभी लोगों का क्या करना था, विकास करना था। तो ये पहली बार स्टार्ट हुआ था भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट। हाँ सर, हेलो, ये है एसपी ऑफिस में। आगे देखो, और इसी पंचवर्षीय योजना में पहली बार क्या बनाई गई थी, जनसंख्या नीति। अगला पॉइंट, और ये वर्ल्ड में पहली बार बनाई गई किसी देश के द्वारा। देखो, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति को, जनसंख्या नीति को विश्व में पहली बार बनाया गया। तो जनसंख्या नीति वर्ल्ड में पहली बार भारत के द्वारा ही बनाई गई। हाँ, जनसंख्या नीति बनाई गई थी। ऐसा नहीं कोई कंट्रोल करने का सिस्टम बनाया गया। अगर कंट्रोल करने का सिस्टम बनाया गया, एक्ट वगैरह बनाया गया, तो इतनी होती ही नहीं है आज के टाइम। तो उसमें खाली नीति बनाई गई। ठीक है, कोई बताएगा कौन कौन से कारखाने बनाए इस पंचवर्षीय योजना में? नहीं, सेकंड में तो बड़े बड़े कारखाने बनाए गए। इसके अलावा फर्स्ट में 2 कारखाने भी बनाए गए। ना, बरौनी तेल शोधन कारखाना वो 3rd पंचवर्षीय योजना में। बोकारो भी 3rd में है। हाँ, बोकारो भी 3rd में। यहाँ पे देखो कौन कौन सा बनाया गया। 2 कारखाने बनाए गए, चित्ररंजन दास लोकोमोटिव। यहाँ क्या बनाया जाता है, यहाँ क्या बनाया जाता है, रेल के इंजन। तो भारत में रेल के इंजन बनाने का कारखाना पहली बार बनाया गया था भारत में। किस नाम से, चित्ररंजन दास लोकोमोटिव। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, इसमें रेल के इंजन बनाने के लिए क्या चीज, लोकेशन इसकी शायद झारखंड साइड में है, देखना मुझे करेक्टली याद नहीं है। देखो, इस पंचवर्षीय योजना में रेल के इंजन बनाने के लिए चित्ररंजन दास लोकोमोटिव कारखाना बनाया गया। चित्ररंजन दास लोकोमोटिव कारखाना बनाया गया। और एक डिब्बे बनाने का कारखाना भी है, उसे क्या नाम है, ना ये एग्जैक्टली मुझे करेक्ट याद है, कहाँ पर है आप चेक कर लो एक बार। लोकेशन वैसे पूछेगा नहीं आपसे, देख लो अगर फिर भी देखना है तो। एक और था कारखाना, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, लिख लो मैं वेस्ट बंगाल लिखना चाहूँ। ठीक है,
पूछा जाता है वो आपको 3 बड़े बांध का ही याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन आता है कि 3 बड़े बांध कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए। आपसे उद्देश्य पूछ लेगा, मॉडल पूछ लेगा, तो मेन मॉडल याद रखना है आपको। किसने दिया है पहला, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल जरूर पूछता है। पहला मॉडल किसने दिया है, सेकंड का किसने दिया है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, कब से कब तक रहेंगे, 1956 से 1961 तक। ठीक है, मॉडल बताओ, पीसी महालनोबिस। पूरा नाम बताएंगे, हाँ, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। उद्देश्य बताएंगे भाई इस पंचवर्षीय, हाँ, क्योंकि अगर किसी देश के पास खाने को है तो उसके बाद उसको क्या चाहिए, काम ही तो चाहिए ना। काम कहाँ से मिलेगा, उद्योगों से। तो 3 बड़े बड़े उद्योग बनाएंगे इसमें, और 3 बड़े उद्योगों के कारखाने लगाएंगे। तो पहली चीज का याद रखोगे, उद्देश्य क्या था, भारत में उद्योगों की शुरुआत करना, उद्योगों की शुरुआत या कारखाने लगाना। कौन कौन से बड़े बड़े कारखाने बनेंगे बताओ, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, 3 बड़े कारखाने बनाएंगे। आप बताओगे राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में। ठीक, किसकी सहायता से बनाया गया, जर्मनी की सहायता। याद ऐसे रख सकते हो, राज्यों से। ठीक है, रा से राउरकेला, जा से जर्मनी, ओ से उड़ीसा। इसे याद रखो, सिंपल सा ट्रिक। ठीक है, उसके बाद भिलाई। भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। किसकी सहायता से, फ्रांस की सहायता से ना, रूस की सहायता से। ये बनाया है रूस की सहायता से। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हाँ, ये यूके की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, यूके की सहायता से, कुछ भी लिखो। तो तीनों याद रखेंगे। पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया था, राउरकेला। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से। कहाँ पर, उड़ीसा। देखो, अगर हम भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो भाखड़ा नागल बांध में भी सहायता किसने की है, रसिया ने की है। तो रसिया हमारे साथ आज से नहीं, बहुत पहले से काम करता आ रहा है। भाखड़ा नागल बांध हो गया, उसके बाद कई बांधों में उसने सहायता की। उसके बाद देखो, कारखाना लगाने में भी किसने सहायता की है। और 3rd पंचवर्षीय योजना में वो हेल्प करता है। कहाँ पर, एक बोकारो बनाने में और एक बरौनी तेल शोधन कारखाना, दोनों बिहार में ही है लगभग। तो दोनों को बनाने में सहायता कौन करता है, रसिया। तो रसिया आज से नहीं, बहुत पहले से हेल्प करती चला आया है। लेकिन राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में। किसकी सहायता से बना है, जर्मनी की सहायता से। भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। किसकी सहायता से, और किसकी सहायता से, इंग्लैंड या यूके की सहायता से। ठीक है, आज के लिए इतना ही रोक, आज थोड़ा हमें जाना है।